जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी नहीं आएगी। नहीं, 11 जून से पहले रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा तेरे को। अबे ताऊ, बात को समझा कर। नहीं 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 नहीं, अब तो मेरे मरने के बाद ही रिकॉर्डिंग होगी। अबे बुढ़ा भोंकता रहेगा, चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग करने जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। ताऊ आखिरी बार बोल रहा हूं, उठ जा। नहीं उठूंगा। अंडी मंडी शंडी, अगर तू ताऊ यहाँ से नहीं उठा तो भाई 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 जल्दी चलो यार, रिकॉर्डिंग करनी है। तुम लोग यहाँ पे क्या टाइम पास किए जा रहे हो, दोगला बुढ़ा कहीं का। गाइस, मैंने कहा था कि मैं 11 जून से पहले अपलोड नहीं करूंगा, पर मेरी एक स्टोरी अनकंप्लीट रह गई थी तो उसे कंप्लीट करने आए हैं हम। और ये सब हुआ हमारी प्यारी टीचर की वजह से। वीडियो के एंड में बात करते हैं इसके बारे में, फिलहाल जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं स्टोरी को। तो जैसा कि आपको याद है, मैं गुटखा चुरा के मुखिया से आगे भाग रहा था, तभी जैक ने मुझे पीछे से उड़ा दिया। आए! ए, झूठ बोलता है, मैंने कब उड़ाया तेरे को? अरे मेरे को डंडा मारा गया है, मेरे साथ हिंसा हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। अबे क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया, इतने दिनों के बाद तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ए दीपक भाई, ये मेरा झूठा नाम लगा रहा है, छोड़ेगा नहीं बुड्ढे को। अरे मैंने क्या झूठा नाम लगा दिया तेरा? मैंने तेरे को गाड़ी से कब उड़ाया बे? मेरे को जेल में डलवाएगा क्या? अरे अरे बेटा बेटा, मैं तो कहानी पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ किया तेरे को। अबे बुड्ढे, तू कौन सी किताब पढ़ रहा है? अरे मुखिया, ये जासूस 420। डायरेक्टर, हम लोग वीडियो कब शुरू करेंगे? ओ साहब जी आप चिंता मत करो साहब जी, मैं इनको देखता हूँ। क्या बे, तुम लोगों को काम धंधा नहीं है साहब जी? हमारे साहब जी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते। रुक डायरेक्टर, मैं ही कुछ करता हूँ। अबे ताऊ, तेरे गुटखे की दुकान पे चोरी हो गई। अबे अबे बेटा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। अरे मेरे गुटखे की दुकान में चोरी हो गई। अरे जैक, टीवी पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस आ रहा है। दीपक भाई, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ, मुझे एपिसोड्स देखने आओगे एंड द कॉकरोचेस के, बाय। और मुखिया, नहीं मुखिया को रहने दो, मुखिया अच्छा आदमी है। तो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक लड़की पाको और हेलेन के पास आकर बोलती है, मुझे पता है परमैन कहाँ पर है। उसके बाद वो दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर परमैन कहाँ पर है। तभी वो लड़की उन्हें अपने साथ ले जाती है और वो उन्हें एक बहुत ही गहरी गुफा के अंदर ले जाती है। अच्छा हुआ ताऊ यहाँ पे नहीं है, नहीं तो अभी तक ठरक जाता। उस गुफा के अंदर काफ़ी सारे चमगादड़ थे और वहाँ पर काफ़ी सारा अंधेरा था। तभी पाको उस लड़की से पूछती है कि आखिर परमैन कहाँ पर है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर रात हो रही होती है। रात के टाइम पर आसमान में एक भी तारा नहीं था, यहाँ तक कि चांद भी नहीं था, बस कुछ लोग थे। और तभी वो लड़की बोलती है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड। तभी पाको बोलती है कि ये तुम हमें कहाँ लेके आई हो, तुमने तो कहा था कि तुम हमें परमैन के पास ले जाओगी। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें पास्ट में लेके आई हूँ। तभी पाको बोलती है क्यों? तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी पाको बोलती है कि क्या दिखाने लेके आई हो तुम हमें? पाको जैसे ही ये बोलती है तभी हेलेन बोल पड़ती है, ये तो मेरा गांव है। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, हम हेलेन के गांव में है, आज से ठीक 10 साल पहले। पाको उसे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी हेलेन बोल पड़ती है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा कुछ चीज़ें जान लेना बहुत अच्छा रहेगा मिस हेलेन। वो काफ़ी डरावनी आवाज़ में बोलती है, जिसे देखने के बाद पाको को भी डर लगने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और गांव के सभी लोग अपना काम करने लगते हैं, खेती पर जाने लगते हैं और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक लड़की थी हेलेन। हेलेन का बचपन जब हेलेन अपनी आंखों से देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और उस दिन डेट थी 25 नवंबर
उसी दिन कुछ टूरिस्ट गांव में घूमने के लिए आते हैं, या तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि शहर से कुछ लोग गांव में घूमने आए हैं। और उनमें से एक फैमिली थी सुआ फैमिली। मिक्सुओ आज से 10 साल पहले सिर्फ 5 साल का था और वो और हेलन एक प्लेग्राउंड में मिलते हैं। और तभी हेलन पाको से बोलती है कि देखो, मैं तुमसे पहले परमैन से मिली थी, इसलिए परमैन मेरा है। ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी एक लड़का हेलन की तरफ फुटबॉल फेंक देता है और वो हेलन को लगने ही वाली होती है कि तभी हेलन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो उस फुटबॉल से बार बार बच जाती है। लेकिन ऐसा करने की वजह से हेलन के पैर में चोट लग जाती है और वहाँ से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा होता है। तभी अपना मिक्सुओ यानी परमैन उसके पैर पर रुमाल बांध देता है, जिससे बचपन वाले मिक्सुओ को पसंद करने लगी थी। तभी बचपन वाली हेलन मिक्सुओ से पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी मिक्सुओ बोलता है कि मेरा नाम मिक्सुओ सुआ है, मैं शहर से आया हूँ। तभी बचपन वाली हेलेन बोलती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तभी मिक्सुओ बोलता है कि हाँ ज़रूर। तो वो पूरा दिन साथ में खेल रहे होते हैं। फिर शाम को जब मिक्सुओ की फैमिली अपने घर वापस जा रही होती है, तभी मिक्सुओ हेलेन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए फिर से आऊँगा हेलेन। उसके बाद मिक्सुओ की फैमिली वहाँ से चली जाती है और तभी हेलेन की नज़र जाती है उसके घुटने पर, जहाँ पर मिक्सुओ का रुमाल बंधा हुआ था। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि चलो हमारा काम पूरा हो चुका है। उसके बाद वो लड़की उन्हें टाइम में थोड़ा सा आगे लेके जाती है, जब परमैन और पाको नए नए दोस्त बने थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो लड़ते ही रहते थे। और पाको जब ये सब देख रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि आखिर वो परमैन से क्यों लड़ रही थी। तभी वो अननोन लड़की जो इतनी देर से उन्हें टाइम ट्रेवल करवा रही थी, वो बोलती है कि मैं यूनिवर्स कोर्ट से हूँ, तुम लोगों ने यूनिवर्स में इतनी सारी डिस्ट्रक्शन की है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को लेकर, डिस्गस्टिंग। वो लड़की गुस्से में बोलती है। तभी पाको बोलती है तो अब क्या हो गया। तभी वो अननोन लड़की बोलती है कि ये बात अब यूनिवर्स कोर्ट डिसाइड करेगा कि परमैन तुम दोनों में से किसको प्यार करता है, और अब हम और नहीं चाहते कि यूनिवर्स में और डिस्ट्रक्शन हो तुम दोनों की वजह से। यहाँ तक कि तुम लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स को भी नहीं छोड़ा, पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी घुस चुके हो, वहां भी डिस्ट्रक्शन की। अर्थ पे तो करते ही रहते हो तुम लोग। तो आज जो कुछ भी यूनिवर्स कोर्ट फाइनल करेगा वही फाइनल माना जाएगा। और तुम लोगों ने ये जो अभी देखा है ना, हम असल में टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे थे, हम अभी यूनिवर्स कोर्ट में ही खड़े हैं। वो गुफा यूनिवर्स कोर्ट तक आने का एक लौता रास्ता है, और जब तुम उस रास्ते से गुजर रहे होते हो तब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना होता है। समझ में आ गई पाको। तभी हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि एक तरफ सभी परमैन, बर्डमैन और परमैन की जितनी भी फैमिली थी वो एक तरफ बैठी हुई थी, और परमैन के जितने भी दुश्मन थे आज तक वो एक तरफ बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ यूनिवर्स कोर्ट का बॉस, जिसे तुम आसान भाषा में जज भी बोल सकते हो, वो बैठे हुए थे। लेफ्ट हैंड साइड पर परमैन खड़ा हुआ था। असल में जब परमैन की आवाज़ आई थी ना चिल्लाने की, तब उसे यूनिवर्स कोर्ट में लाया जा रहा था। वहाँ पर जितने भी परमैन, बर्डमैन और परमैन के घर वाले सभी इसी सपोर्ट में बैठे हुए थे कि पाको परमैन को प्यार करती है, लेकिन एक तरफ जितने भी दुश्मन बैठे हुए थे ना, वो सभी ये मानते थे कि हेलेन परमैन को प्यार करती है। इस सब में उनका एक पर्सनल प्रॉफिट था। वो मानते थे कि अगर हेलेन की परमैन से शादी हो गई तो परमैन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा बिना पाको के, और उसे हराना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सारे दुश्मन इसी फिरात में बैठे हुए थे वहाँ पर। और वो जो अननोन लड़की थी ना, वो उस कोर्ट की लॉयर थी
जो अब जज को सारी बात बता रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको परमैन को देखती है, वो परमैन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तभी एक अदृश्य दीवार आकर उन दोनों को रोक लेती है और जज बोलता है कि कार्रवाई को शुरू किया जाए। उस जज के बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। अरे बेटा, वो दरवाजा तोड़ने वाला दया या फिर वो गरबा क्वीन दया? अरे नहीं 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 मुखिया जी, दया भावना, किसी के ऊपर रहम कर देना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, मुखिया तो सिर्फ सवाल ही करता है। वो बुढ़ा और जंगली बिल्ला दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और मेरे सामान को तोड़ फोड़ देते हैं। नुकसान किसका होता है? मेरा। चलो अच्छा है, दोनों को भेज दिया है। तो अभी जो हम लोगों ने क्लिप्स देखी हैं, उससे एक बात साफ होती है कि परमैन और पाको एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इससे पृथ्वीवासियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। कभी कभी इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मास डिस्ट्रक्शन किया जाता है, बहुत बड़ी तबाही मच जाती है। पहली क्लिप में हमने देखा था कि हेलन और परमैन सिर्फ एक बार मिले थे बचपन में, फिर भी उनके अंदर इतना ज़्यादा प्यार है, यहाँ तक कि परमैन ने हेलन की मदद भी की थी। तो परमैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी सफाई में? तभी परमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि अच्छे और बुरे में फ़र्क पहचान सकूं। बचपन में आपका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी मुझे समझ में आया प्यार करना किसे कहते हैं। मैं पाको के साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी जज बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों लड़ाई पर उतर आते हो और कईयों के घर भी तोड़ देते हो, यहाँ तक कि तुम दोनों की वजह से पैरेलल यूनिवर्स, जो इतना शांत यूनिवर्स कहा जाता है, वहाँ पर भी लड़ाई हुई। नहीं नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम दोनों को अलग होना ही होगा। तभी परमैन को गुस्सा आता और बोलता है, क्या इतनी देर से मुझे यहाँ पे खड़ा रखा है इस मोटे की बातें सुनने के लिए? और ये मोटा बोलता है कि पाको और मैं एक साथ नहीं रह सकते। अबे मोटे सुन, मारूंगा ना, मर जाएगा। कभी बर्डमैन आते हैं उसे शांत कराने के लिए और बर्डमैन बोलते हैं कि शांत हो जाओ परमैन, वो यूनिवर्स कोर्ट के जज हैं। तभी परमैन गुस्से में बोलता है कि हाँ होगा ये जज, मानता हूँ बहुत बड़ी पावर है इसके पास, बहुत मोटा भी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत मोटा दिमाग भी है। तभी कुछ सोल्जर्स परमैन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी परमैन अपनी बैक पॉकेट से परमैन सेट निकालता और बोलता है कि सॉरी बर्डमैन, और वो परमैन सेट पहन लेता है। उसके बाद वो दोनों सोल्जर्स को घुमा घुमा के मारता है और यूनिवर्स कोर्ट के जज जिस टेबल के ऊपर बैठे होते हैं ना, वो 2 घूंसे मारता है उस टेबल पर, लेकिन उस टेबल पर कुछ भी नहीं होता है। तभी यूनिवर्स कोर्ट का जज बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इस टेबल को तोड़ सकते हो? अब इस मोमेंट पे परमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी परमैन बोलता है कि मैं कौन सा सेट यूज़ करूं इसकी टेबल तोड़ने के लिए? तभी वो जज बोलते हैं कि कौन सा परमैन सेट यूज़ करोगे परमैन? गोल्डन डायमंड रूबी सेट, रूबी रैकल या डायमंड सेट? उन सभी की पावर अगर मिला भी दोगे तो भी नहीं तोड़ पाओगे इसे। तो उसके बाद परमैन एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता और बोलता है कि हाँ, इनमें से कोई भी इस टेबल को नहीं तोड़ सकता सिवाय एक सेट के। तभी बर्डमैन मन के अंदर कुछ सोच रहे होते हैं कि नहीं परमैन, उस सेट का यूज़ मत करना। और तभी परमैन बर्डमैन सेट का यूज़ करता है। परमैन जोर से चिल्लाता है, बर्डमैन सेट एक्टिवेट। तभी परमैन का जो हेलमेट होता है उसके अंदर जो चोंच होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। परमैन की छाती पे एक बहुत ही गोल्डन कलर का बी आ जाता है और परमैन बिल्कुल इवोल्यूशन होकर बर्डमैन जैसा ही दिखने लगता है। और तभी बर्डमैन अपने सर पर हाथ मार रहे होते हैं कि मैंने परमैन को इतनी ज़्यादा पावर क्यों दी। असल में अभी परमैन के पास जो सेट है वो रियल बर्डमैन की पावर है। और तभी वो जोर से उस टेबल को फोड़ने जा रहा होता है। तभी जज परमैन की छाती पे लात मारते हैं और अपनी कुर्सी से उठते हैं और परमैन काफ़ी दूर जाकर गिरता है।
और तभी जज उठकर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज़ नहीं है कि एक यूनिवर्स जज के सामने कैसे बिहेव किया जाए। अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अपनी जान देकर। हम लोग देखते हैं कि जब वो जज कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे तब वो इतने खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन जब वो अब नीचे आ चुके वो इतने बड़े और खतरनाक लग रहे हैं। उनके चेहरे पर एक राइनोसोरस की तरह एक सींग उगाता है और तभी वो बोलते हैं कि परमैन तुम तो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो परमैन के ऊपर एक जोरदार हमला करते हैं और परमैन हवा में होता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और तभी वो जज हंस रहा होता है कि हाँ, पड़ा आया मुझे हराने वाला। इतनी ही देर में परमैन का एक जोरदार घूंसा आता है उनके मुंह पर, लेकिन उस घूंसे से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो हैरान थे कि परमैन अचानक से यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें पता चलता है कि बर्डमैन सेट के अंदर जितनी भी पावर्स है ना, अगर वो परमैन ने यूज कर ली तो वो उस पूरी यूनिवर्स कोर्ट को उड़ा सकता है। वो बोलता है कि मैंने अपना शैडो क्लोन यूज किया। तभी परमैन भाग कर जाता है और उस टेबल को उठा लेता है और उस बड़ी सी टेबल को उस राइनासोरस के ऊपर फेंक कर मारता है। लेकिन तभी वो राइनो उस टेबल को 2 टुकड़ों में काट कर रख देता है, जिसे परमैन तोड़ भी नहीं पा रहा था। एक झटके में राइनो ने उसे तोड़कर अलग कर दिया और तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एक जज कैसे बनते हैं? मैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएचर हूँ और तुम सबसे कमज़ोर। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? कौन सी पावर है तुम्हारे पास? मेरे पास पावर भी है और दिमाग भी। और क्या बोल रहे थे? मोटा दिमाग है मेरे में। तभी परमैन अपने सभी परमैन साथियों से और बर्डमैन और हेलन से हेल्प मांग रहे होते हैं, लेकिन कोई भी परमैन की हेल्प करने आगे नहीं आ रहा होता है। और तभी वो राइनोसोरस बोलता है कि सारे डरते हैं मुझसे, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा परमैन, तुम्हारी मौत निश्चित है। तभी हेलन अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि अगर मैंने परमैन को बचा लिया तो परमैन के अंदर मेरे लिए एक अच्छी इमेज बन जाएगी और हो सकता है बाद में मैं ये केस भी जीत जाऊं और परमैन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। तो शायद मुझे परमैन को बचा ही लेना चाहिए। जब तक हेलन ये बात सोच रही थी ना, तब तक पाको परमैन की मदद करने के लिए जा चुकी थी। तभी हेलन सोचती है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा चालाक निकली। तभी पाको बोलती है कि परमैन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तभी परमैन बोलता है कि अब बोलो जज, अब आप ज़्यादा पावरफुल हो या मैं? तभी जज बोलते हैं कि आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी परमैन उस राइनो पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उल्टा राइनो परमैन को काफ़ी दूर फेंक कर मारता है, लेकिन तभी पाको हवा में उछलती है और वो परमैन का पैर पकड़ लेती है, इससे पहले वो ज़्यादा दूर जाकर गिरे, और वो परमैन को हवा के अंदर ही संभाल लेती है। इतनी देर में बर्डमैन अपनी शॉक बीम से राइनो पर हमला करते हैं, लेकिन राइनो अब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सभी को मैं कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन्स और परमैन सोल्जर्स, बर्डमैन, सभी उस राइनो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि जितने भी परमैन के दुश्मन थे सभी पहले फुर्सत से निकल जाते हैं वहाँ से। वो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं मरना, भागो यहाँ से। हेलन ये सब देखकर बोलती है कि नहीं, मैं परमैन को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के सर से थोड़ा बहुत खून टपक रहा होता है। असल में जब राइनो ने ज़ोर से धक्का मारा था तो एक बहुत पावरफुल अटैक परमैन के हेलमेट पर भी हुआ था। और तभी परमैन सोचता है कि मैं अपने सबसे पावरफुल सेट के साथ इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही कर लूँगा।
तो उसके बाद परमैन बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे दोस्तों को और पाको को यहाँ से जाने दीजिए। आपका कसूरवार मैं हूँ, मैंने आप पर हमला किया था, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। तभी वो राइनो बोलता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। और क्या हुआ परमैन, मैंने तो तुम्हारी बहुत बहादुरी की कहानियां सुनी थी कि परमैन अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, पर आज तुम घुटने टेक कर अपने प्यार की भीख मांग रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो राइनो फुल स्पीड से परमैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी पाको रास्ते में एक ऐसी दीवार बनाती जिसे तोड़ना असंभव था। राइनो जैसे ही उस दीवार में टक्कर मारता वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो बोलता है कि ये दीवार तुम्हारे पास कैसे आई। तभी पाको बोलती है कि गोल्डन बर्ड ने मुझे एक बार ये दीवार दी थी कि इस दीवार का मैं यूज़ सिर्फ एक ही बार कर सकती हूँ, लेकिन परमैन क्या फ़ायदा अगर मैं तुम्हें ही खो दूँ तो। इतना सब देखते ही परमैन पाको को हक कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फायर बर्ड और गोल्डन बर्ड आ जाते हैं, जो कि होते हैं द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में 3 तरह के बर्ड बताए थे मैंने तुम्हें, एक ब्लैक बर्ड जो कि ब्लैक होल में पड़ा हुआ है, और 2 ये बर्ड थे। और राइनो जैसे ही उन्हें देखता है राइनो की फट जाती है। वो बोलते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया, आप बस मुझे इशारा कर देते, मैं अपने आप आपके पास आ जाता। तभी गोल्डन बर्ड बोलता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही पाको ने इस दीवार का यूज़ किया, मैं समझ गया कि पाको और परमैन की लाइफ खतरे में है और हम दोनों जल्दी से जल्दी आ गए। तभी राइनो पूछता है कि आखिर इन दोनों इंसानों में ऐसा क्या है जो इन्हें बचाने के लिए स्वयं आपको आना पड़ा, क्योंकि मैं कभी भी पृथ्वी के किसी भी कोने में 2 लव बर्ड्स को अलग होते हुए नहीं देख सकता, वो भी तुम्हारे जैसे पागल के हाथों जिसका मोटा दिमाग है। गोल्डन बर्ड एग्जैक्टली वही शब्द बोलते हैं जो कि परमैन ने बोले थे। ये सुनने के बाद तो राइनो हिल जाता है पूरा। और तभी गोल्डन बर्ड बताते हैं कि परमैन को जो इतना गुस्सा आया था वो फायर बर्ड की वजह से आया था, और उसने जो कुछ भी बोला उसने नहीं बोला बल्कि मैंने उससे बुलवाया था ताकि तुम आपा खो सको और मैं तुम्हें निकाल सकूं, क्योंकि तुमने बहुत गलत फैसले लिए हैं आज तक, लेकिन आज तुमने हद कर दी है। तभी वो राइनो बोलता है कि तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, वैसे भी तो आप दोनों की उम्र ही होने वाली है और आप दोनों के बाद मैं ही बनूंगा यूनिवर्स का गार्डियन। तभी वो दोनों बर्ड बोलते कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारी पावर्स का मिस यूज़ करोगे, इसीलिए हम तुमसे ये पावर आज छीनने आए हैं। तभी वो राइनो बोलता है कि ऐसी बात है तो आप लोगों को मुझे हराना होगा। तभी वो राइना एक बहुत ही जाइंट पावरफुल क्रीचर में बदल जाता और बोलता है कि आइए लड़िए मुझसे, आप दोनों अब बूढ़े हो चुके हो, आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप मुझे हरा सको। मुझे हराने के लिए आपकी मैजिकल पावर्स प्लस शातिर दिमाग और फुर्ती चाहिए, जो आप लोगों के पास फुर्ती नहीं है, तो आप कैसे हराओगे मुझे। तभी वो दोनों बर्ड बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं हराने वाले बल्कि परमैन तुम्हें हराएगा। और देखते ही देखते दोनों बर्ड्स परमैन के अंदर चले जाते हैं। और तभी वो बड़ा सा क्रिएचर बोलता है कि ये बच्चा मुझे अभी तक छू भी नहीं पा रहा था और अब मुझे मारेगा, आजा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट क्रीचर परमैन के ऊपर पैर रख देता और बोलता है कि अब बोल बोल। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन उसका पैर उठाता है और उसे मुंह के बल पटक देता है इतने बड़े क्रिएचर को। इतनी देर में हेलन वहाँ से जाती नहीं है, हेलन उनकी लड़ाई को इंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ पाको उसकी मदद कर रही होती है। तभी हेलन बोलती है कि अब कोई फ़ायदा भी नहीं है,
अब परमैन को पावर मिल गई है, उसके सामने नंबर बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग देख रहे थे कि परमैन की आधी बॉडी सोने की हो गई थी और आधी आग से जल रही थी। दोनों बर्ड्स की पावर को परमैन अकेला कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। परमैन अचानक से अपना सर पकड़ लेता और बोलता है कि चुप, मैं किसी एक की बात ही सुन सकता हूँ, आप दोनों बोले जा रहे हो। तभी फायर बर्ड पाको के अंदर चली जाती है और वो दोनों बोलते हैं कि अब तो ठीक है, अब तो तुम हमारी पावर कंट्रोल कर पा रहे हो। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, अब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद परमैन और पाको एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस जाइंट क्रीचर के मुंह पर मारते हैं। जैसे ही वो मुक्का उसे लगता है, वो विशाल काय बीस्ट गायब हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है तभी हेलेन आती है और बोलती है कि परमैन, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। तभी गोल्डन बर्ड और फायर बर्ड कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं और तभी अचानक से परमैन और पाको का हाथ आपस में जुड़ता है और हेलेन को लग जाता है, जिसके बाद हेलेन मर रही होती है परमानेंटली। इसके बाद वो कभी वापस नहीं आएगी। तभी हेलेन बोलती है कि परमैन, मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझे क्यों मारा। तभी दोनों बर्ड परमैन और पाको के अंदर से बाहर आते और बोलते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही परमैन की मदद करने का सोचा, वरना परमैन तुम्हारी आंखों के सामने मर जाता भी तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हेलेन, और इसीलिए तुम्हें ये सज़ा मिली है। अब आज के बाद ये चेहरा और आवाज़ कभी मत दिखा देना हमें। उसके बाद हेलेन चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। उसके बाद परमैन उन दोनों बर्ड से कुछ सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर पृथ्वी के सारे इंसान गए कहाँ पर। तभी वो दोनों बर्ड बोलते हैं कि हमने सबको गायब कर दिया था, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बर्ड प्लेनेट, यहाँ तक कि पैरेलल यूनिवर्स भी हम लोगों ने ठीक कर दिया, पृथ्वी भी ठीक कर दी, लेकिन तुम लोग पैरेलल यूनिवर्स में गए क्यों थे। तभी परमैन बोलता है बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगा। तभी गोल्डन बर्ड बोलता है ठीक है। तभी परमैन पूछता है कि जब मैंने अपनी पावर्स यूज़ करनी चाहिए तो मैं अपनी पावर्स को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा था। देखो, ये एक बहुत ही पवित्र जगह है कोर्ट, यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है, यहाँ पर पावरफुल कोई नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हम दोनों की पावर छोड़कर किसी की पावर काम नहीं करेगी। और उस राइनो की भी पावर काम करती थी, लेकिन हमने उसे मार दिया है, वरना जितनी पावर तुमने उस डेस्क को तोड़ने और उठाकर फेंकने में लगाई है ना, अगर तुम इस कोर्ट से बाहर करते उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो मिलता भी नहीं। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है परमैन, लेकिन तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा। ऐसा ना हो कि तुम मास डिस्ट्रक्शन कर बैठो। हम नहीं चाहते कि हमारी पावर्स का तुम कोई गलत इस्तेमाल करो, इसीलिए हम तुम्हारी पावर्स पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो रिस्ट्रिक्शंस हटते जाएंगे जैसे जैसे तुम मैच्योर होते जाओगे। बाकी तुम लोग घर जा सकते हो, ये रही तुम्हारी स्पेसशिप। उसके बाद सभी लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी परमैन भागकर उन दोनों बर्ड्स के पास आता है और बोलता है कि मिचिको का क्या इलाज है, वो उस गोल्डिगर से भी तो पीछा छुटवाइए मेरा। तभी गोल्डन बर्ड बोलते हैं वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तभी परमैन बोलता है हाँ, चलो वापस चलते हैं। उसके बाद वो लोग अर्थ फाइनली पहुंच जाते हैं और सभी परमैन्स को एक एक हफ्ते का रेस्ट मिलता है। फाइनली वो इतनी बड़ी वॉर जीत कर आए थे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी। तो गाइस, मेरा टर्म 1 का रिजल्ट आया था, मेरे 60% आए। बहुत है, मैं सारे साल पढ़ा भी नहीं हूँ, फिर भी 60 आ गए, बहुत है मेरे लिए। असल में मैंने यूट्यूब शुरू करने से पहले अपनी मम्मी को बोला था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा। मेरे 10th में 60 आए थे, 11th में 60 आए थे, यहाँ तक कि 12th में भी 60 आए हैं। देख रहे हो 60 नंबर से मुझे कितना ज़्यादा प्यार है। लेकिन सबका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हमारे स्कूल में 40 बच्चे फेल हो गए।
यस, टर्म 1 में हमारे स्कूल में 40 बच्चे 12th क्लास में फेल हो गए, जिसका गुस्सा वो मैडम मेरे ऊपर उतार रही थी। उस मैडम को पता है ये यूट्यूबर है, मेरी मम्मी के पास फ़ोन मिला के बोलती है, देखिए आपके लड़के का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है। पीछे से मेरा भाई बोलता है, तो आपके स्कूल का कौन सा अच्छा आया है? भाई साहब उस मोमेंट में मेरी हंसी छूट गई। तभी वो मैम बोलती है कि देखिए पढ़ाई करने का वक्त है, इसका फ़ोन छीनिए, ये करिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, इसकी नसबंदी करा दीजिए। एक मिनट, नहीं वो नहीं कहा था। हाँ, तो उसके बाद मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी मम्मी को कन्विंस किए जा रहा हूँ और फाइनली कल मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था, जो थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब कि 60% से थोड़ा ऊपर आए थे। तो मैंने मम्मी को बोला, देखो मम्मी, ये स्कूल वालों का काम है भौंकना, इनके ऊपर ध्यान नहीं देने का। तो उसके बाद मेरे को वीडियोस बनाने की परमिशन मिल गई वापस, सिंपल। तो देखते हैं रेगुलर रहने की। अरे दरवाजे पर कौन है? अबे झूठ बोलता है, मेरी दुकान पे कोई चोरी नहीं हुई है। अरे तब वो तो मैंने तेरे को थोड़ा दूर रखने के लिए बोला था ना। चल ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर। ए दीपक भाई, वहां पर तो कोई भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पर देख कर आया हूँ। अबे ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखकर तुझे क्या मिलता है? अरे दीपक भाई, ऑर्गेज़म आता है मेरे को। अरे बेटा तू छोड़, तू वीडियो शुरू कर। ताऊ वीडियो तो खत्म हो गई। क्या? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अबे चिंटू निब्बे, तू क्या कर रहा है? अपनी बंदी से बात कर रहा हूँ। अबे निब्बे, तेरा काट देगी वो। अबे खुद का कटा हुआ है, मेरे को बोलता है सन की बुढ़ा। चलो बेबी, कहाँ से आ जाते हैं। अरे मारो मेरे को मारो। ओके